Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to study a chapter from class 10th book First Flight. The title of the chapter is A Letter to God and it is written by G.L. Fintis. This is a very interesting story based on faith. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. ठीक है, ये कहा जाता है कि फेथ जो है, आपका विश्वास जो है, वो पहाड़ भी हिला सकता है, कैन मूव इवन माउंटेन्स. लेकिन हमारा फेथ जो है वो किस पर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये स्टोरी देगी. ठीक है, दिस इज़ अबाउट अ फार्मर लेंचो whose crops get ruined by the hailstorm, and then to ask for a help he writes a letter to God. He demands some money. So by reading this chapter we'll get to know what does he write in the letter, and does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Fine, to get these all answers we need to read the chapter. आपकी NCERT बुक में ये मनी ऑर्डर दिया हुआ है. यहाँ पे एक सैम्पल ऑफ मनी ऑर्डर इज़ गिवन हियर, ताकि आप बच्चों को पता चले कि मनी ऑर्डर होता कैसे है. ठीक है, लेटर, पोस्ट ऑफिस, शायद आज आपने ये भी नहीं देखा होगा ये सब आज के ज़माने में. ठीक है, लेकिन देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा देन यू मस्ट नो, नॉलेज होना चाहिए. तो यहाँ एक मनी ऑर्डर कैसा होता है वो बताने के लिए आपको यहाँ पे एक शो कर रखा है मनी ऑर्डर का सैम्पल कि ये होता कैसा है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट let's move on to read the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. It is said कि वो जो घर था, यानी लेंचो के घर की बात हो रही है. ठीक है, the only one in the entire valley, पूरी वैली में वहाँ पे सिर्फ एक ही घर दिखाई देता था. वो घर कहाँ सिचुएटेड था? set on the crest of a low hill. crest होता है टॉप ऑफ अ हिल. ठीक है, सो एक लो हिल के टॉप पे ये जो घर था पूरी वैली में एक सिंगल हाउस था, सॉलिटरी हाउस था जो दिखाई देता था. ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अभी कहा जा रहा है कि इस हाइट से, यानी जहाँ पे उसका घर था, उस हिल टॉप से क्या दिख सकता था आपको? वन कुड सी द रिवर दिखाई देती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसका लेंचो का जो फील्ड था, उसका जो खेत था जिसमें कॉर्न की क्रॉप थी, एंड इट वाज डॉटेड विद द फ्लावर्स. डॉटेड मीन्स, डॉटेड का वैसे मतलब होता है स्पॉटेड. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डेकोरेटेड भी कह सकते हो. ठीक है, जो बहुत सुंदर लग रही थी, जिस क्रॉप के ऊपर फूल खिले हुए थे. ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा लगता था इसको देख के कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब इस अच्छी क्रॉप के लिए only thing, जो एक चीज़ थी रिक्वायर्ड थी, वो था डाउनपोर या फिर at least a shower. डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन. ठीक है, और शावर का मीन्स है माइल्ड रेन. तो बहुत बहुत तेज़ बारिश चाहिए थी, और बहुत तेज़ बारिश नहीं तो एटलीस्ट कुछ बारिश चाहिए थी. ठीक है, mild rain. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब देखो, पहले इसका रीडिंग का पैटर्न सीखो. कई बार हमें पैसेजेस आते हैं, अनसीन पैसेजेस, जो हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि इस तरह से कुछ पॉजेस बीच में होते हैं, कॉमास होते हैं, हम उनको रीड नहीं कर पाते. उनको रीड कैसे करना है, तो यहाँ पे हम रीडिंग सीखेंगे. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, इसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हैड डन नथिंग, कि सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया था. ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, बीच में ये जॉइनिंग के लिए है. ठीक है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने फील्ड्स को अच्छे से जानता था. इंटीमेटली मतलब क्लोजली. ठीक है, जब हम किसी काम को करते हैं हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, है ना. सो वो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था. ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो ये कहा जा रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, की सुबह से वो क्या कर रहा था, वो बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा था, जहाँ से उसको हवा के साथ में रेन क्लाउड्स आने की उम्मीद थी. ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसको ऐसा लग रहा था उस तरफ देख के कि इस बार सम वाटर का मतलब रेन से है. यहाँ पे कुछ रेन तो हम डेफिनेटली पाने वाले हैं.
women यहाँ पे मे बी ही इज़ एड्रेसिंग टू हिज वाइफ. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब जो woman जो खाना बना रही थी उसने रिप्लाई किया कि God willing, कि भगवान की मर्जी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. तो यहाँ पे ये फार्मर के बच्चों की बात हो रही है कि उसके जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास में खेल रहे थे. Until the women called to them all. तब तक खेल रहे थे, जब तक काम कर रहे थे, जब तक कि उस लेडी ने उनको आवाज़ नहीं लगाई. किस लिए? कम फॉर डिनर, खाने के लिए. अब डिनर का एक सिनोनिम आपने यहाँ पे देखा, सपर. ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब खाने के दौरान क्या हुआ ये बताया हुआ है. ठीक है. दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब ये देखिए इसका रीडिंग का पैटर्न फिर से चेक करते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉमा के बाद से. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. इस तरह से हमें रीड करने में हेल्प मिल जाती है. टू मेक आउट सेंस ईजी हो जाता है हमारे लिए, बहुत ईजी हो जाता है मैं कहूँगी. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि खाने के दौरान क्या हुआ कि रेन की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लगी, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अब उसने ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बोला है. क्लाउड्स के माउंटेन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना. लेकिन उसने कंपेयर किया है ना, उनकी ह्यूजनेस को कंपेयर किया है माउंटेन से, कि बहुत बड़े बड़े बादल. ठीक है. पहाड़ के जैसे बड़े बादल. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियरर. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, क्योंकि क्लाउड्स थे, क्लाउड्स के समय मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, हम बोलते हैं ना. तो वो वही कह रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब वो मैन जो अंदर आया हुआ था खाना खाने के लिए, वो बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न, किसी और वजह से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे. ठीक है. ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन जो ये वाला है ये आपको टिक करना होगा. तो वो बाहर गया क्योंकि वो रेन की जो ड्रॉप्स हैं उनको अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था, उस खुशी को वो महसूस करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और वो इतना खुश हुआ, खुशी में अंदर आके वो एक्सक्लेम्ड, मतलब वो थोड़ा ज़ोर से वो बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि खाली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. अब उसने न्यू कॉइन्स क्यों बोला है? कॉइन्स तो सबको पता है सिक्के होते हैं. न्यू कॉइन्स मतलब जो नए पैसे उसको मिलने वाले हैं. ठीक है. द मनी ही वुड बी गेटिंग बाय सेलिंग आउट द क्रॉप्स. ठीक है. दीज द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. ठीक है. सेंट जो है ये कॉइन्स के लिए यूज़ किया है, करेंसी है. तो वो कह रहा है कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं उसको उसने 10 का जो कॉइन होता है उससे कंपेयर किया और छोटी ड्रॉप्स को 5 के कॉइन से. ऐसा क्यों? बड़ी ड्रॉप सर्टेनली उसको हेल्प करने वाली थी. उसने बोला ना कि एक डाउन पॉट चाहिए, हैवी रेन चाहिए, नहीं तो फिर कम से कम माइल्ड रेन चाहिए. तो बड़ी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो डेफिनेटली क्रॉप को ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं, तो इसलिए उसने उनको 10 के कॉइन से कंपेयर कर दिया और छोटी ड्रॉप्स को 5 के कॉइन से. ठीक है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड. अब सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशन था उसके फेस पे और उसने रिगार्ड करना, उसने अज्यूम करना शुरू कर दिया अपने फील्ड को, राइप कॉर्न के फील्ड को और उसके फ्लावर्स को, कि बहुत जल्दी ही रेन की जो बोलते हैं ना ड्रेप, मतलब ऐसे कवर विद अ शीट होता है, किसी चादर से ढका हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे किस चीज़ की चादर की बात हो रही है? कर्टन ऑफ रेन. वो अज्यूम करने लगा अपनी फील्ड को बहुत अच्छी बारिश से कवर्ड हुआ. ठीक है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. हेल स्टोन्स होते हैं ओले, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ओले बोलते हैं. ठीक है. तो वो ये कह रहा है कि बहुत अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत तेज़ हवा बहने लगी एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो हैं वो गिरने लगे. ठीक है.
These truly did resemble new silver coins. तो उन हेल स्टोन्स को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे नए चांदी के सिक्के हैं वो। ठीक है, चांदी के सिक्के क्यों बोला आप? टू सी द ब्राइटनेस ऑफ द हेल स्टोन्स। ठीक है, फ्रोज़न जो होते हैं उनकी ब्राइटनेस को देख के उसने उनको न्यू सिल्वर कॉइन्स बोला। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉमा है बॉयज़ के बाद में, कॉमा टू कॉमा पढ़ेंगे। द बॉयज़ रैन आउट, अब बच्चे जो थे वो भी घर से बाहर आ गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, सबको अच्छा लगता है ना वो इकट्ठे करना। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे बोला है उन्हीं हेल स्टोन्स को। ठीक है, फ्रोजन मीन्स जो जमे हुए थे, है ना। पर्ल्स मोती की तरह जो चमक रहे थे, राउंड शेप भी होती है उनकी। तो वो बोल रहा है कि उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, मतलब खुले में बारिश में आ गए और कलेक्ट करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब उस मैन ने बोला कि बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, उसने होप किया कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ निकल जाए, गुजर जाए, ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, इसी तरह से ओले बरसते रहे, ओलों की बारिश होती रही। कहाँ? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, हर जगह। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। आपने कभी देखा हो ऐसा फील्ड, प्रैक्टिकली देखा हो या कभी टीवी में देखा हो कि कैसे जब बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरते हैं तो एक ज़मीन पे जैसे एक चद्दर बिछ जाती है, एक वाइट लेयर बन जाती है ना। सो वो कह रहा है कि ऐसे लग रहा था कि पूरी फील्ड जो है वो वाइट हो गई है और ऐसे लग रहा था कि जैसे सॉल्ट से कवर कर दिया हो फील्ड को। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज थे बड़े बड़े उन पे भी एक लीफ तक नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसका कॉर्न क्रॉप था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, गोन मीन्स दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। फ्लावर्स नहीं बचे थे अब प्लांट्स पे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो सोल है, उसकी आत्मा कह लो, उसका मन कह लो, पूरी तरह से दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब वो स्टॉर्म चला गया तो वो फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा। क्या कहा उसने? देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो फील्ड के बीच में खड़ा है जहाँ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रीज़ के ऊपर लीव्स नहीं है और उसका फील्ड जो है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, सो ही सेज टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? प्ले होता है ग्रुप, लॉकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपने अभी इन दिनों जब मैं ये लेटर पढ़ा रही हूँ, जब ये मैं चैप्टर पढ़वा रही हूँ, टिड्डी दल के बारे में बहुत सुना जा रहा है। ठीक है, ये वही टिड्डी दल है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, ये क्या करता है? ये बहुत बड़े बड़े झुंड में आती हैं। आपने देखा होगा अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, एकदम से ऐसे लगता है कि पूरे आसमान से भरा हुआ बहुत सारा ग्रुप इनका, ह्यूज, है ना, बहुत बड़ा झुंड इनका निकलता है और ये क्रॉप्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, क्रॉप्स को खा जाते हैं ये लॉकस्ट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कह रहा है कि अगर लॉकस्ट का ग्रुप भी आ गया होता तो उसने भी इतना डिज़ास्टर नहीं किया होता, उसने भी मोर देन दिस छोड़ दिया होता, इसमें से इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ा होता हमारे लिए। लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो बहुत दुख की रात थी। उनको लग रहा था कि हमारी जो मेहनत, ऑल आवर वर्क, पूरा साल जो लग के उन्होंने मेहनत की, फॉर नथिंग, उसका कुछ नहीं मिलने वाला अब। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम पूरी तरह से मनीलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस हो चुके हैं, कोई अब हमारी मदद नहीं करने वाला और हम इस साल हंग्री रहने वाले हैं। ठीक है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ये भी एक MCQ की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, about the single hope. Answer is
हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको उस टाइम उस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उस सॉलिटरी हाउस में, उस सिंगल हाउस में जो वैली के बीचों बीच था, क्रेस्ट ऑफ द हिल पे था, उन सबके दिल में एक ही बात थी कि एक सिंगल होप जो है वही होप थी सबके दिल में, एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब जो लेंचो है वो उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है ना, स्पिरिट्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है कि अपसेट नहीं हो। ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस हो गया है, कंप्लीट डिज़ास्टर हो गया है, लेकिन इतना याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा ही वो लोग कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरता। वो कौन है? वो यहाँ पे एक जनरल जो एक सोच होती है ना सबकी, कि सब ये कहते हैं कि भगवान के घर में कोई भूखा नहीं मरता, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भगवान सबके लिए करता है, बस हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ना। तो वो यहाँ अपनी जो फैमिली जो है उनकी स्पिरिट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहा है कि सब लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात एक ही होप के बारे में वो सोच रहा था, गॉड से हेल्प। Whose eyes as he had been instructed see everything। अब हम रीडिंग करेंगे फिर वैसे ही, Whose eyes see everything। जिसकी आंखें सब देखती हैं। इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया पढ़ना। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम कॉमास पे सेंटेंसेस को। As he had been instructed, जैसा कि उसको समझाया गया था या जैसा उसने सीखा था अपने बचपन में, कि गॉड जो है उसकी आंखें सब देखती हैं। Even what is deep in one's conscience। हालांकि हमारे अंदर जो हमारी बोलते हैं ना कि इनर सोल में क्या है वो भी गॉड को पता चलता है। यहाँ पे कॉन्शियस का डेफिनेशन दे रखा है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वही ऑक्स ऑफ मैन जो है ये एक ईडियम है, यूज़ होता है बहुत लेबोरियस पर्सन के लिए जो दिन रात एक करके किसी काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया भी है कि एज एन एनिमल ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मीन्स ऐसा आदमी जो दिन रात अपने फील्ड्स में ही लगा रहे है ना, ऐसा होने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि ही न्यू हाउ टू राइट। उसको पता था, ही वॉज नॉट इलिटरेट, वो अनपढ़ नहीं था, उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब अगले ही संडे, वो डे ब्रेक होता है जैसे ही दिन निकलता है, डॉन कह सकते हैं, सनराइज़ का टाइम कह सकते हैं। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको वो खुद लेके जाएगा टाउन में और ख़ुद ही मेल बॉक्स में डालेगा। ठीक है, इट वॉज़ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और जो वो उसने लिखना शुरू किया वो एक गॉड को लिखे जाने वाले लेटर से कम नहीं था, बल्कि इट वॉज़ अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट। अब उसने इस लेटर में क्या लिखा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं, हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स। ये सेंटेंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसने ये बोला कि मुझे 100 pesos चाहिए इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। पीसोज करेंसी है वहाँ की, कि अपना फील्ड अगेन सॉ करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है, मुझे 100 pesos चाहिए। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा केयरलेस मैनर में एक ही आंसर पुट कर देते हैं, या तो वो लिख देते हैं इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड अगेन, इसलिए उसने मांगे, या फिर वो लिख देते हैं कि टू लिव until द क्रॉप कम। ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाई डिड ही आस्क फॉर 100 pesos, है ना, देन यू हैव टू राइट ही आस्क्ड फॉर 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब इसके बाद में राइटर ने कंटिन्यूशन का मार्क किया है, क्योंकि हमें सबको पता है, रीडर्स को अच्छे से पता है कि हेल स्टॉर्म ने कैसे उसकी पूरी कॉर्न क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलॉप। अब एनवेलॉप के टॉप पे जो हम लिखते हैं रिसीवर का नाम, तो वहाँ उसने टू गॉड लिखा एड्रेस में। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। अभी भी वो ट्रबल्ड था, कन्फ्यूज्ड था। वेंट टू टाउन, एंड वेंट टू टाउन सीधा पढ़ सकते हैं,
स्टिल ट्रबल्ड, ये उसका स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो पोस्ट ऑफिस गया, उस पर स्टैम्प लगाया और फिर उसके बाद में उसको मेल बॉक्स में लेटर को ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहाँ का एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे पोस्टमैन का काम करता था और हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस के काम में, उसने क्या किया, अपने बॉस के पास में गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ। हार्टिली मीन्स ही वॉज लाफिंग टू मच, ठीक है, अनकंट्रोलेबल मैनर में वो। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर टू गॉड जो लेंचो ने लिखा था वो उसने उनको दिखाया। किसको? पोस्ट मास्टर को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब जो एड्रेस उसने पढ़ा था टू गॉड, उसने वो एड्रेस अपनी पूरी लाइफ में, करियर एज अ पोस्टमैन जो उसका था उसमें उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो फ्रेंडली था वो भी अपने फेलो जो पोस्टमैन है उसके साथ में हंसने लगा बहुत। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ब्रेक दिख रहा है आपको, तो आप सीधा रीड कर सकते हैं, द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब वो पोस्ट मास्टर कैसा था? ही वॉज अ फैट मैन एंड ही वॉज एन एमिएबल पर्सन, ठीक है। तभी तो वो अपने जो पोस्टमैन है वो उसके पास में आया, उसको दिखाया और दे स्टार्टेड लाफिंग, है ना। वो हंस रहे थे एक दूसरे के साथ में, हंसी मजाक वो करते थे, वो फ्रेंडली था, है ना। ही वॉज नॉट लाइक अ बोस। सो बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। लेकिन थोड़ी ही देर में, ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब उसी समय जैसे उन्होंने लाफ्टर स्टार्ट किया, लगभग तभी वो सीरियस हो गया, टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। उसने लेटर को टैप करते हुए रखा डेस्क पे और बोला व्हाट फेथ। ही इज़ सरप्राइज, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसने बोला कि कितना ज़्यादा गहरा फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। नाउ दिस कैन अगेन कम एज अ क्वेश्चन, ठीक है, that what was the reaction of the postmaster to see the letter to God, ठीक है। So at first he laughed, but almost immediately he turned serious and applauded the man for his faith, and he wished that he could have the same faith. He could have the faith of the man who wrote that letter. So वो ये कहता है कि काश ऐसा ही faith मुझे भी होता गॉड पे। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है थ्रू लेटर्स, जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं है, है ना। तो कॉरस्पॉन्डेंस गॉड से उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब गॉड से उसने बातें करना शुरू कर दिया। इतना फेथ गॉड पे कि जैसे गॉड उसकी बातें सुन रहा है एंड ही इज़ गोना रिप्लाई, है ना। सो ही इज़ जस्ट एस्टॉनिश्ड, सरप्राइज टू सी द डीप फेथ ऑफ द फार्मर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर कौन है यहाँ पे? लेटर का राइटर पूछा है, ठीक है, लेंचो। सो उसके फेथ को, गॉड में जो उसका फेथ था उसको वो शेक नहीं करना चाहता था, ठीक है। सो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए उसको एक आइडिया आया टू आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जब उसने लेटर ओपन किया तब उसको क्लियरली पता चला कि टू आंसर दिस लेटर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसने सोचा था कि इंक और पेपर से वो इस लेटर का जवाब देगा। कुछ बातें उसने करी होंगी गॉड के साथ, और वो भी उन बातों को एक गुडविल मतलब किसी का अच्छाई की जो भावना होती है, कुछ भावना से और इंक और पेपर की हेल्प से वो उसको गॉड की तरफ से जवाब देगा। लेकिन उसको पता चला कि कुछ और भी चाहिए, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो स्टक मतलब स्टिक का सेकेंड फॉर्म है ये, वो अपनी जो रेजोल्यूशन था, अपना जो प्रॉमिस था, उससे वो उस पर वो टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसको पता था कि समथिंग मोर का मतलब यहाँ पे क्या है? मनी, 100 पीसोस। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट किसी अननोन को देना, सैल्यूट टू दिस गुडविल। अनडाउटेडली द मैन वॉज रियली गॉड लाइक, ठीक है।
एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव, मीन्स उसको भी कन्विंस किया गया उसके कुछ फ्रेंड्स को टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के लिए, इस एक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए उसने कुछ लोगों को साथ में जोड़ा। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। द पोस्ट मास्टर गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, है ना, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, देन सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वर आस्क्ड टू गिव सम पार्ट फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। सबका रोल आपको ध्यान रखना है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, एक साथ, गैदर टुगेदर का मतलब है कि एक साथ इकट्ठे करना, जमा करना। 100 पीसो उसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 50 पीसोस, 100 पीसोस मांगे थे ना, मोर देन 50 पीसोस, मोर देन हाफ, यही मतलब हुआ, वो भेज पाया उस फार्मर को। ठीक है, ही पुट द मनी इन एन एनवेलॉप एड्रेस टू लेंचो, अब उसने उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया और वो मनी जो है उस एनवेलॉप में डाल दी। ठीक है, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, और फिर उसने नीचे कुछ नहीं लिखा, एक सिंगल वर्ड था गॉड, ताकि उस पर्सन को, लेंचो को ये लगे कि डायरेक्टली गॉड की तरफ से ये आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब जो कमिंग संडे था, फिर लेंचो गया, थोड़ा जल्दी चला गया, जब वो यूजुअली जाता था उससे थोड़ा जल्दी चला गया वो वहाँ पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब यहाँ पे भी आपको कॉमास दिख रहे हैं ना, कॉमा को स्किप करेंगे हम, ठीक है, हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे कैसे, देखो। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यहाँ तक हो गया कि पोस्टमैन खुद था, यानी जिसने वो कलेक्ट किया था ना लेटर लेंचो का, उसने ही हैंड ओवर किया इस गॉड की तरफ से लिखे हुए, एक तरीके से गॉड की तरफ से लिखे लेटर को उसको। ठीक है, वाइल द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, सिर्फ उसको देख रहा था ऑफिस से। अब देखिए पोस्टमैन का जो कर्टसी है ना, कि वो अपना हाईलाइट नहीं करना चाहता था वो अपने कंट्रीब्यूशन को, इसलिए वो खुद नहीं गया वहाँ पे लेंचो को लेटर देने। ही डिड नॉट राइट एनीथिंग, ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, सिंपली उसने उसी पोस्टमैन को वो दे दिया और उसको बोला कि यू जस्ट गिव दिस एनवेलॉप टू लेंचो। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जो वहाँ से देख रहा था वो क्या फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कंटेंटमेंट को। कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फेक्शन, संतोष, खुशी। ठीक है, ऑफ अ मैन, एक ऐसा आदमी जो कंटेंटमेंट जो फील करता है, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको एक कंटेंटमेंट फील होता है ना, एक संतुष्टि फील होती है, तो बस वो उसी कंटेंटमेंट के साथ में देख रहा था उनको अपने ऑफिस से। ठीक है, लेंचो शॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अब लेंचो ने तो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया पैसा देख के, नॉट द स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको फेथ था ना कि गॉड तो डेफिनेटली पैसे भेजने वाले हैं, तो मनी को देख के उसको तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था उसको। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तब वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसका ये क्लियर स्टेटमेंट था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को वो देने से जो उसने उनसे रिक्वेस्ट किया था। अगेन इट बिकम्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाई डिड लेंचो गेट एंग्री टू रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड। ठीक है, बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड द मनी लेस देन he had asked for. ठीक है, and he thought that God could not have made a mistake, and nor could he have denied Lencho what he had requested, so he was angry. अब वो एंग्री था तो उसका एंगर किसके लिए था। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately उसने विंडो पे गया और पेपर और इंक मांगा। On the public writing table होता है एक पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे वो गया। He started to write with much wrinkling of his brow. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो या आईब्रोज जो हैं, जब गुस्सा आता है तो यहाँ पे टाइटनेस आ जाती है ना, तो रिंकल से बन जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि अपनी रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, देखो यहाँ पे जो राइटर ने यूज़ किया है दैट इज़ इमेजरी, इमेज बना दी उसने
उसके फेस की, एंग्री फेस की। दिस इज़ कॉल्ड राइटिंग। खाली हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं साथ साथ, एंड दिस इज़ लर्निंग। ट्रांसलेशन करने से इंग्लिश नहीं आएगी, ट्रांसलेशन करने से हमारा कुछ सेल्फ बिल्डअप नहीं होने वाला है। चीज़ें कैसे प्रेजेंट की गई हैं उसको देखने से, उसको समझने से हमें कुछ अटेन होने वाला है, ठीक है। सो he started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort which he had to make to express his ideas. अब वो जो रिंकल हो रहा था उसके फेस पे, वो उसका रीज़न बता रहा है कि उसको बहुत एफर्ट लग रहा था अपनी बात को लिखने में। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। अब वो कह रहे हैं कि जब उसका लेटर फिनिश हो गया राइटिंग, तब वो विंडो पे गया, उसने एक स्टैम्प बाय किया और फिर उस स्टैम्प को लिख करके, उसके पास डेफिनेटली कुछ पेस्ट करने के लिए नहीं होगा तो उसने लिख करके और उसको स्टैम्प को फिक्स कर दिया एनवेलॉप पे विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और बाद में उसने एक ब्लो करते हैं ना, हम कोई भी फ़ोटो पेस्ट करते हैं कभी किसी फॉर्म पे, तो हम फ़ोटो चिपका के उसके बाद में ऊपर फिस्ट से एक ब्लो करते हैं ताकि वो अच्छे से उससे चिपक जाए। सो इट डिड द सेम। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जब लेटर मेल बॉक्स में चला गया, सेकेंड लेटर लेंचो का, तो जो पोस्ट मास्टर है वो उसको पढ़ने के लिए वो फटाफट से वहाँ पे गया। उसमें क्या लिखा हुआ था? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। अब वो कह रहा है कि गॉड जो मनी मैंने पूछी थी, मांगी थी, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोज मिले हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट। अब मुझे बचे हुए पैसे दे दो। मतलब कितने बच गए? 30 पीसोज और बच गए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वो कह रहे हैं लेकिन लेटर के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। दिस इज़ द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बोला बंच ऑफ क्रूक्स, धोखेबाज बोला उन्होंने। ग्रुप ऑफ द पीपल हु चीट अदर्स, ठीक है। बंच यहाँ पे ग्रुप के लिए यूज़ किया है, तो उसने लास्ट में अपना नाम लिखा लेंचो, ठीक है। दिस इज़ द आयरनी। जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा होगा उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपने एज्यूम करना है अपने आप को पोस्ट मास्टर की जगह, उसके बाद ही आप परफेक्टली आंसर दे पाओगे। 2 लाइनें लिखने से नहीं होगा, आपको खुद को टोटली एज्यूम करना पड़ेगा उस पोस्ट मास्टर की सीट पे कि किस गुडविल से आपने वो कंट्रीब्यूशन किया था और फिर आपको रिजल्ट में क्या मिला और फिर उस पर आपका रिएक्शन क्या रहा, ठीक है। दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप थिंकिंग हायर।